हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस में, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका 6 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा, और एमसीक्यू तो इससे आता ही आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का, है ना, 1 मार्क्स में। तो बेसिकली अगर बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा, हर चीज प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड है, और ये चैप्टर आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा देगा कि आखिर इकोनॉमी में किस तरीके से पैसे का लेन देन होता है, हमारे देश में एक्चुअली में किस तरीके से पैसे का लेन देन होता है। और किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो अगर उसको फंड एक्विजिशन का रिक्वायरमेंट होता है तो वो फंड एक्वायर कहाँ से करता है। हम लोग चैप्टर की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब, मार्केट तो आपको समझ में आ रहा है, मार्केट मीन्स क्या, जहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेचा जाता है। आप बहुत सारा मार्केट जानते हैं, जहाँ कोई सब्जी मार्केट होता है, कहीं पर कपड़े का मार्केट होता है ना, बहुत सारा स्पेसिफिक मार्केट होता है जहाँ पर चीजें, सिर्फ खास चीजें बेची जाती है। जैसे सब्जी मार्केट की बात करें तो वहां पे सिर्फ सब्जी एंड फल की बिक्री होती है ना। तो उसी तरीके से पैसे के लेन देन के लिए, एक स्पेसिफिक मार्केट का क्रिएशन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो जिस तरीके से सब्जी मार्केट का एक एग्जिस्टेंस है, जिस तरीके से सब्जी मार्केट का एक एग्जिस्टेंस है, उस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। ये वर्चुअली क्रिएटेड होता है। वर्चुअली क्रिएटेड मतलब आपको कोई फिजिकल लोकेशन नहीं दिखेगा। जैसे सब्जी मार्केट का क्या देखते हो, एक लोकेशन है, वहां पे लोग काम करते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली आपका एक वर्चुअल लोकेशन क्रिएट किया गया है, जहां पर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। अब देखिए, जनरली इकोनॉमी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वैसे लोग जिनके पास सरप्लस ऑफ फंड है, और एक वैसे लोग जिनको पैसे का रिक्वायरमेंट है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, जो कहीं जॉब करते हैं या फिर उनके पास किसी भी तरीके से सेविंग है, ठीक है, और वो अपने पैसा को सुरक्षित किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है तो 2-3 बात तो वो मिनिमम देखता है। सबसे पहला कि एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले, दूसरा उसका जो भी फंड है वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड रहे, एक सेफ जगह इन्वेस्ट हो, ताकि कल को कभी भी उसको जब जरूरत पड़े तो, है ना, या फिर जब मैच्योरिटी हो, उसको वो अमाउंट, है ना, तय अमाउंट पे, यानी कि जो प्री डिटरमाइंड अमाउंट है वो उसको मिल जाए, जो कि या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आधार पर उसको अमाउंट मिल जाए। और तीसरा बात ये भी ध्यान में रखता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट हो। सेफ इन्वेस्टमेंट हो मतलब रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड ना हो। हालांकि आपको पता है मार्केट में एक टेंडेंसी है, हायर द रिस्क हायर द गेन, बट कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, और कई सारे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो बेसिकली डिपेंड करता है। तो मार्केट में एक वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, जिनको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर, और मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डेफिसिट फंड होता है। डेफिसिट फंड मतलब उनको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, उनके पास प्रोजेक्ट है, उनके पास आइडिया है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, मगर उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, यानी कि जितना फंड उनको रिक्वायर्ड है उतना उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, जिनको हम लोग जनरली एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं। तो वो लोग फंड के नीड में रहते हैं कि कोई मुझे फंड दे ताकि हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा सकें। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, और जनरली लिंक पिन क्रिएट करने का काम करता है। अगर मेरे पास सरप्लस फंड है
तो जरूरी नहीं है कि हम उस बंदे को जानते होंगे जिस बंदे को पैसे का रिक्वायरमेंट है ना। एक होते हैं सेवर, एक होते हैं बोरोवर। तो अगर हम मान लीजिए सेवर है तो जरूरी नहीं है कि हम बोरोवर को जानते ही होंगे, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास जो पैसा है वो आइडियल रहेगा, और आइडियल अगर मेरे पास रखा रह गया और हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि उस फाइनेंस का, उस पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर वही पैसा इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, अगर सर्कुलेट करेगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, मनी क्रिएशन होता है कि नहीं। तो अगर उस पैसे को हम ब्लॉक कर देते हैं तो उसका जो यूटिलिटी है वो आप गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको एक क्या देता है, सर्विसेज, एक तरीके से एक लिंक पिन का काम करता है, जहां पर आपको उससे मिलाता है जिसको जरूरत है, यानी कि सेवर को बोरोवर से मिलाता है और बोरोवर को सेवर से मिलाता है। यानी कि यहाँ पर इस मार्केट के माध्यम से दोनों का नीड फुलफिल हो जाता है, ठीक है। इसके कई फायदे भी हैं, जैसे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए, जैसे बोरोवर को भी अलग अलग टाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है फंड, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए होता है, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। इवन कभी कभी तो एक दिन के लिए भी फंड का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। अक्सर ये बैंक में देखा जाता है। आपको पता है बैंक को CRR मेंटेन करना पड़ता है, SLR मेंटेन करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से क्लाइंट जो है बहुत सारा पैसा विड्रॉ कर लेता है, कस्टमर, बैंक का कस्टमर। तो उस केस में क्या होता है कि CRR मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि CRR शॉर्ट कर जाता है, ठीक है। तो उस केस में एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए बैंक किसी अदर बैंक से या फिर कहीं से भी किसी अदर इंस्टीट्यूशन से फंड अरेंज करने का काम करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का खास बात क्या है कि बोरोवर के लिए या फिर सेवर के लिए वो जितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस तरीके का सेगमेंट उसको मिल जाता है। अगर सेवर इन्वेस्ट करना चाहता है 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद उसकी बेटी का शादी है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा वहां पर यूज करना चाहता है, तो 1 साल के लिए, या फिर बेटे का पढ़ाई, बेटी का पढ़ाई, है ना, बेटी को डॉक्टरी कॉलेज में एडमिशन कराना 1 साल के बाद, तो 1 साल के लिए वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक मनचाहा ड्यूरेशन वाला मार्केट मिल जाता है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे अथॉरिटीज हैं, जैसे हैं सेबी हैं, फिर बैंक का रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अथॉरिटीज हैं जो इस मार्केट को कंट्रोल करती हैं और एक सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, सेवर को भी और बोरोवर को भी, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, लिंक पिन का काम कर रहा है सेवर एंड बोरोवर के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है और किस तरीके से ये सर्विसेज देता है बोरोवर एंड सेवर को। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, जनरली अगर देखा जाए तो एक सेवर के लिए एक जो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर के लिए 2 ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने का। पहला माध्यम जो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है, बैंक। आप अपना पैसा बैंक में रख दिए और बैंक जो है उस पैसे को री इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी जगह पे, है ना। मगर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट सिक्योरिटीज, बॉन्ड एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और बैंक का सहारा यहाँ पे नहीं ली। 2 तरीके से जनरली मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। नॉर्मली ऐसे तो कई तरीके हैं। बैंक के माध्यम से आप अपने अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से, रेकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा किए और बैंक उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है कहीं और इन्वेस्ट करके, इस तरीके से भी मार्केट में पैसा आपका पहुंच गया। और दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली आप फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से आप शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लिए, ट्रेजरी बिल खरीद लिए, कॉमर्शियल पेपर खरीद लिए, है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आप खरीद सकते हैं और जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिए, है ना। चलिए तो आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली अगर बात करें तो कंटेंट ऑफ द चैप्टर क्या है,
फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स बेसिकली दो टाइप्स होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर मनी मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। और कैपिटल मार्केट का दो टाइप होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, किस तरीके, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ना। फिर इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है चूंकि यहाँ पर हम सिक्योरिटीज की लेन देन की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेबी के गाइडलाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेबी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। यहाँ पे बैंक किस तरीके से, आपको पता है कि अगर एक सेवर जो है अपना पैसा बैंक के माध्यम से भी मार्केट में पहुंचाता है, मगर यहाँ पर बैंक के फंक्शंस को हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन को जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए बेसिकली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम शॉर्ट में रीड आउट कर दे रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इज द लिंक बिटवीन द सेवर एंड बोरोवर। This market transfer the money or the capital from those who have surplus money and to those who are in need of investment, है ना। लिंक पिन का काम क्रिएट करता है जिनको पैसे का जरूरत है और जिनके पास पैसा है। जनरली द इन्वेस्टर आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, सरप्लस यूनिट, क्योंकि उनके पास इनफ पैसा है। एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए उनको बोला जाता है डेफिसिट यूनिट। ठीक है। सो द फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। तो मनी मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सॉरी, सरप्लस यूनिट से पैसा को ट्रांसफर करता है डेफिसिट यूनिट में और दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखता है। और जितना ज्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में हमारा इकोनॉमी चलेगा, हमारी इकोनॉमी में, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात ज्यादा होगी। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सरप्लस एंड डेफिसिट। तो वही चीज आपको घुमा फिरा के बोल रहा है। और फिगर में जो हम आपको बताएं ये भी आप देखिए कि एक हाउस होल्ड दो जगह पैसा रखता है, या तो बैंक में रखेगा या तो फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से इन्वेस्ट करेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट फिर बिजनेस फर्म को पैसा देगा और बदले में रिटर्न देगा या फिर रीपेमेंट करेगा, और बैंक भी वही काम करती है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका, देयर आर मेनली टू वे थ्रू विच फंड कैन बी एलोकेटेड वाया बैंक एंड वाया फाइनेंशियल मार्केट। द हाउसहोल्ड हु आर सरप्लस यूनिट may keep their saving in bank, they may buy security from capital market। एक हाउस होल्ड जिसके पास सरप्लस पैसा है वो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, या तो कैपिटल मार्केट से कर सकता है या तो बैंक के थ्रू कर सकता है। और मेरे जैसा इंसान रहा है तो दोनों थ्रू, है ना, दोनों के थ्रू कर देता है। बैंक में भी कुछ पैसा रखता है हाईली लिक्विडिटी के फॉर्म में, और कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ताकि चारों तरफ, मेरा टेंडेंसी होता है कि भाई आप पैसा को ना चारों तरफ लगाइए, थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि कभी भी मार्केट में जब रिसेशन आता है तो सारा मार्केट एक बार में नहीं गड़बड़ाता है। आप कुछ पैसा गोल्ड बॉन्ड में, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड के द्वारा, कुछ पैसा एफडी कराइए, है ना। कुछ सिक्योर्ड होना चाहिए, कुछ अनसिक्योर्ड होना चाहिए, कहीं पे ज्यादा रिस्क कहीं पे लो रिस्क, ताकि अगर मार्केट का स्थिति खराब भी हो तो आपका स्थिति उतना खराब ना हो। ठीक है। द बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट बोथ इन टर्न लेंड द फंड्स ऑफ टू बिजनेस फर्म व्हिच कॉल्ड डेफिसिट यूनिट, है ना। चलिए, बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर। अच्छा, अगर बात करें बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट की, दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, क्योंकि देखो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है पैसा इन्वेस्टर से कलेक्ट करना और उसको इन्वेस्ट करना और बीच में पैसा कमाना, कमीशन के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे कमाना। तो अब मेरे पास मान लीजिए पैसा है, तो बैंक चाहेगी कि बैंक मेरे को पैसा दे दे, और या फिर सेवर चाहे, या फिर फाइनेंशियल मार्केट चाहेगा कि सेवर मुझे पैसा दे दे, मेरे सिक्योरिटीज में, मेरे मार्केट के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करे। और अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की ओर जाएंगे तो कमीशन फाइनेंशियल मार्केट का बनेगा, और बैंक की ओर जाएंगे तो बैंक को फायदा मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्पिटिटर है। सेवर से पैसा अट्रैक्ट करने का दोनों जद्दोजहद में लगा रहता है।
फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन, है ना। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या है भाई, तो बेसिकली अभी आप इतना चीज समझ लियो कि फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन आपको क्लियर है, मगर चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है भाई, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव वे। सेविंग को मोबिलाइज करता है, मतलब देखिए मोस्ट प्रोडक्टिव वे क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर हम सेव कर रहे हैं पैसा और एक चुक्का में जमा कर रहे हैं और चुक्का में ही रहने दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उस पैसे से जो हम और पैसा क्रिएट कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए अपने बैग में रखें और हम रखे हुए ही हैं, उसको हम इन्वेस्ट कहीं नहीं किए, तो सबसे पहली बात तो वो पैसा उतना का उतना ही रह जाएगा। 1 लाख रुपया था, 10 साल बाद निकालेंगे तो अभी वो 1 लाख रुपया ही रहेगा, वो बढ़ नहीं जाएगा अचानक से। और दूसरा बात क्या है कि उस 1 लाख रुपए का वैल्यू भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले यानी कि 2010 की बात करें तो 2010 में जो सामान आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे वो सामान आप आज के डेट में नहीं खरीद सकते। यानी कि आपके पैसे का जो वैल्यू है ना, आपके पैसे का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि जो सामान जितना बंडल ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए में 2010 में खरीद सकते थे, सेम क्वांटिटी आप आज के डेट में नहीं खरीद पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके रुपीस का वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर आप अपने पैसे को चुक्का में, बक्सा में, जैसे पहले पुराने जमाने में किया जाता था ना, दादी दादा क्या करते थे, सुनते होगे कि जानते हो मेरे दादाजी बक्सा में पैसा रखते थे। अब भाई बक्सा में पैसा रखते थे, 1 बक्सा 2 बक्सा पैसा निकलता था, तो ठीक है बक्सा में पैसा रखें, मगर उस पैसे का जो अपमान हुआ प्लस उसका जो घाटा हुआ, फाइनेंशियल लॉस जो हुआ, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाए आई थिंक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, है ना, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो मोबिलाइज करता है, पहले तो मनी सर्कुलेट करता है और दूसरा उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है ना। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको आपके पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ये क्या करता है, सेविंग, इन्वेस्टर के सेविंग को सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में इन्वेस्ट करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है आपका फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। देखिए सबसे खास बात क्या है ना, फाइनेंशियल मार्केट का प्राइस डिस्कवरी होता है। जैसे कि बैंक में क्या होता है, आपको मान लीजिए बैंक में पैसा जमा करना है 20 लाख रुपया, आप 5 साल के लिए 20 लाख जमा करना चाहते हैं, बैंक के पास जाइएगा, बैंक आपको बता देगा कि भैया हम इतना परसेंट आपको देंगे, मान लीजिए 7% देंगे सालाना, है ना। तो यहाँ पर डिस्कवर आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपके हाथ में नहीं है, बैंक खुद डिसाइड करता है कि हम कितने स्लैब वालों को कितना पैसा देंगे। जो कम पैसा दे रहे हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बल्क पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो उस केस में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। तो बैंक के केस में क्या होता है ना कि आपको एक पहले ही से रेट बता दिया जाता है, ठीक है। मगर फाइनेंशियल मार्केट में, तो बैंक में तो आपको समझ में आ गया कि बैंक में क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से मिलता है, मगर फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होता है। सर प्राइस डिस्कवरी मतलब, जैसे देखो शेयर का प्राइस कभी आप जानते हो इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। तो ऐसा तब होता है जब डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होता है, और प्राइस डिस्कवरी किसके माध्यम से होता है, डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे खास बात क्या है कि कोई फिक्स्ड अथॉरिटी नहीं है जो बैठ के डिसाइड करे कि हाँ भैया इतना रेट होगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इस शेयर का प्राइस इतना होगा, बॉन्ड का इतना रेट रहेगा, या फिर व्हाटएवर गोल्ड का इतना रेट रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना।
फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कि आखिर क्या प्राइस होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो देखिए क्या करा, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या, गोल्ड, बुलियंस, है ना। आपको पता है कोमोडिटी मार्केट, आप एज एन इन्वेस्टर फाइनेंशियल मार्केट में एज एन इन्वेस्टर आप चना, सोयाबीन, दाल सब कुछ खरीद सकते हैं वर्चुअली। जैसे आपको आज लगता है कि चना का दाम आने वाले 2 महीने के बाद बढ़ेगा, आप 50,000 केजी खरीदना चाहते हैं, तो 50,000 केजी फिजिकली खरीदने के लिए गोडाउन रखना पड़ेगा, स्पॉइलेज का डर है। आप वर्चुअली भी खरीद सकते हैं, उसको हम लोग कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, जहां पर नेचुरल गैस खरीदाता है ना, क्रूड ऑयल खरीदाता है, बहुत सारे सेगमेंट में डीलिंग होता है, बात समझे। उसको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, गोल्ड हो गया, ठीक है। एंड सिक्योरिटीज तो जानते ही हैं, शेयर, कंपनी का शेयर, डिवेंचर, ये सब, है ना, प्रेफरेंस शेयर वगैरह। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज का जो डिमांड, जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट का, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस, कि प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी मतलब, अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे, तो आपके पास खास बात क्या है कि मान लो अगर पैसे का रिक्वायरमेंट है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से 3 बजे तक आप कभी भी बेच सकते हैं। आप बेचिए, जैसे ही आप बेचोगे आपके डीमेट अकाउंट में पैसा आ जाएगा, डीमेट अकाउंट से आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, सिंपल सा फंडा, और बैंक से पैसा ट्रांसफर करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लेंदी जो लीगल प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है। मगर बैंक में क्या है, बैंक में लॉक इन पीरियड लग जाता है ना। आप मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 सालों के लिए, तो बैंक कहेगा सर 2 साल का लॉक इन पीरियड है, मतलब 2 साल के लिए कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो जाए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको 11 में सिखाए थे ये चीज। तो इस तरीके का यहाँ पर नहीं होता लॉक इन पीरियड। लिक्विडिटी हाईली लिक्विड होता है, कभी भी आप चाहे तो पैसा को उस सिक्योरिटीज को, उस इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल मार्केट में अगर इन्वेस्ट किए तो उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में देखते हो म्यूचुअल फंड के बारे में टीवी में ऐड बहुत जबरदस्त आता है, आखिर क्यों, 2-3 वजह है। जबरदस्त ऐड आता है और लोगों का बहुत फेवरेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया। हर लोग चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जो पहले नहीं भी जानता था वो भी आज के डेट में म्यूचुअल फंड नाम जान गया है और इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक रहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके फंड को एक प्रोफेशनल मैनेज करता है, एक एक्सपर्ट मैनेज करता है, एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है आपके पैसे को। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल क्वालिफाइड एक्सपर्ट का आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा बात क्या है कि मान लीजिए आप 10 महीने तक लगातार 5-5 हजार रुपया जमा किए, तो 50,000 रुपया हो गया कॉर्पस, और उस 50,000 को आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड भी नहीं है, ब्लॉकेज भी नहीं है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, एक लिक्विडिटी का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप इजिली कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैन बी बाउट and sold easily, so the financial market provide platform to convert securities in cash in very easy way। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का, दैट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट होता है वो जनरली यहाँ पर नहीं रहता है ना। या फिर अगर चार्ज किया भी जाता है तो वेरी मिनिमम। जैसे म्यूचुअल फंड की बात करो तो कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं होता है, मगर शेयर जब आप खरीद बिक्री करते हैं, गोल्ड खरीद बिक्री करते हैं वर्चुअली, या फिर नेचुरल गैस का लॉट खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल का लॉट खरीद रहे हैं, चना का लॉट खरीद रहे हैं, दाल का लॉट खरीद रहे हैं शेयर मार्केट के माध्यम से, तो वहां पर बहुत माइनर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो जनरली कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो थोड़ा कम रहता है।
तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक और बात क्या है यहाँ पर, एक और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या है, देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा पैसा है, तो भाई हम अपना 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 50 लाख कमाने में तो मेरा पसीना छूट गया। अब हम आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे तो लॉस हो जाएगा ना, लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च करने में हो सकता है कि बहुत सारा कॉस्ट लग जाए, तो मगर आज के डेट में फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, जैसे moneycontrol.com है ना, फिर उसके बाद आपका timesofIndia.com का बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशंस है जो आपको इकोनॉमिक टाइम्स का भी एक एप्लीकेशन आता है जो कि आपको फाइनेंशियल मार्केट के कंडीशन के बारे में बताता है और आपको ये बताता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना मिलेगा, यानी कि किसी भी तरीके का रिसर्च करने का जरूरत नहीं है आपको। आपको रिसर्च किया हुआ मटेरियल मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है और इस चीज को समझना है। तो इस तरीके से भी कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है कि रिसर्च वगैरह करने में आपका पैसा जो है ना, डाटा कलेक्ट करना, उसके बारे में पता करना, ये सब थोड़ा कन्वीनियंट होता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, प्राइस के बारे में, मतलब क्या रेट मिल रहा है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, कौन से सिक्योरिटीज का क्या रेट है। So investor and company do not have to spend much on getting the information as it is readily available in the financial market. फाइनेंशियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये डाटा कि क्या प्राइस चल रहा है, कौन से सिक्योरिटी का क्या रेट है ना। तो इस वजह से ना इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना पड़ता है इस सब में, मतलब कि पैसा खर्च करना पड़ता है रिसर्च में, प्राइस का पता करने में, और ना ही कंपनी को यानी कि बिजनेसमैन को इस सब का जरूरत पड़ता है। तो ये एक छोटा सा मतलब बेसिकली आपका एक फंक्शन था जो कि फाइनेंशियल मार्केट में बताया। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और कर देते हैं जो कि अभी ये एकदम क्लासिफिकेशन है कि फाइनेंशियल मार्केट को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जनरली मोर देन 1 ईयर, एक साल से अधिक समय के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे, और एक साल से कम समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, मनी मार्केट में। उसी तरीके से इन्वेस्टर अगर मान लीजिए बोरोवर को एक साल से कम समय के लिए पैसा चाहिए तो वो मनी मार्केट की ओर जाएगा, मगर बोरोवर को एक साल से अधिक समय के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का भी दो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, फ्रेश शेयर इशू होता है, नया नया ताजा ताजा, और अगर ऑलरेडी मार्केट में जो शेयर इशू हो चुका है उसकी खरीद बिक्री की बात हो रही है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। तो कल के क्लास में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में, है ना। तो आज के क्लास में फिलहाल बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है एंड इसके टाइप्स क्या है, कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।